दोस्तों हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ये पार्ट 2 हमारा होने जा रहा है। इसमें ना सिर्फ आपको MCQS के ज़रिए से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की, बल्कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। ये मेरा पूरा वादा है और ये मैं आपको पिछली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरी इन डेप्थ नॉलेज आपको दी जाती है एक MCQS के साथ। तो मेरे यानी दाऊद सर के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, द एग्ज़ाम काउंसलर पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी PDF है वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। रिवीजन बैच मैं आपको बता दूं, ये हमारा रिवीजन बैच है सभी JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में, या आपने पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपने पढ़ तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में पहले पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन किए थे और आगे हम कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो खैर ये क्वेश्चंस तो हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को आप पॉज करें। अगर आप क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो पॉज करके अपनी कॉपी पर लिख लें, या आप ऐसे मन में ही आप आंसर करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो वेट कीजिए, क्योंकि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो क्वेश्चन है, व्हिच रूलर is known as Badshah and is associated with the period of cultural flourishing in Jammu and Kashmir। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। तो हालांकि पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मैंने आपको दिया था, कौन सी डायनास्टी और कौन रूलर था। लाला दिता, जैनुल आबदीन, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रंजीत सिंह। कौन ऐसे रूलर थे जिनका काफ़ी ज़्यादा जो कल्चरल फ्लोरिशिंग हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उनको उसके पीछे नोन एज बादशाह, मतलब किस रूलर को बादशाह कहा जाता है। वो कौन सा ऐसा रूलर है जिसको एक तो बादशाह कहा जाता है, दूसरा उसने कल्चरल फ्लोरिशिंग जम्मू एंड कश्मीर कराई थी, मतलब वो क्रेडिट किसको जाता है। तो आंसर अगर बात करें तो जैनुल आबदीन को कहा जाता है बादशाह। जैनुल आबदीन ने मेडिवल पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर में रूल किया था और उन्होंने भी कश्मीर में कल्चरल और आर्टिस्टिक ग्रोथ, मतलब इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। असल में जैनुल आबदीन को बादशाह कहा जाता है और वो 8th सुल्तान थे कश्मीर के, जिन्होंने रूल किया था 1420 से लेकर 1470 के बीच में। उन्हें कहा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसका रीन जो था ऑफन रिमेंबर्ड एज हिज एफर्ट टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस, कल्चरल डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो वो रिलीजियस टॉलरेंस, वो भी एक ऐसे अकबर की तरह ही एक बादशाह थे जो रिलीजियस टॉलरेंस और जो काफ़ी इन डेवलपमेंट के रिलेटेड मतलब काम करते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, अब जैनुल आबदीन ने प्रमोट किया था रिलीजियस हार्मोनी में। अपना जो किंगडम था, उसकी सल्तनत थी, उसमें रिलीजियस हार्मोनी को उसने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था, बढ़ावा दिया था। अब वो उसे क्रेडिट भी इस चीज़ का दिया जाता है कि उसने रिलीजियस परसिक्यूशन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग हिज रूल विद प्रीडिसेसर सिकंदर बुत्शी खान। तो उसके अलावा उसने रिबिल्डिंग ऑफ हिंदू टेम्पल्स कहा था, मैं कश्मीर में रिबिल्डिंग करो और प्रैक्टिस करो बाकी रिलीजन, किसी को भी कोई सबको अपना अपना धर्म जो है वो मतलब प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। उन्होंने इसीलिए देयर बाय वहाँ से ही उन्होंने बादशाह का टाइटल मिला था। बादशाह मींस द ग्रेट किंग। ठीक है, उसके अलावा कल्चरल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जैनुल आबदीन ने आर्ट और कल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। कश्मीरी लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर को उसके रूल के टाइम पे वो म्यूज़िक, पोइट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। उसने काफ़ी ज़्यादा, जैनुल आबदीन ने काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरीज़ को भी एस्टेब्लिश किया था अपने टाइम पे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या क्या थे जो उनके टाइम पे आए थे। देखिए, गवर्नेंस और वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे। उन्होंने एफिशिएंट रेवेन्यू कलेक्शन और लैंड रिफॉर्म्स लाए, जिससे इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया गया। उस चीज़ पे उन्होंने बढ़ावा दिया। हिज रूल इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग हिज ट्रेड एंड कॉमर्स,
उनके टाइम पे ड्यूरिंग हिज रीन ट्रेड और कॉमर्स को फ्लोरिश हुए जम्मू एंड कश्मीर में. द रीजन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड, अट्रैक्टिंग मर्चेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अदर नेबरिंग. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे मर्चेंट्स थे जिनको उन्होंने ट्रेड के लिए सेंट्रल एशिया से उन्होंने अलाउ किया था, और उससे इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा और बहुत अच्छा जो है वो उस पर प्रभाव पड़ा. बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, पब्लिक वर्क, ज़ैनुल आबदीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया. रोड की कंस्ट्रक्शन की, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया. और दीज इंपॉर्टेंट फैसिलिटी बेटर कनेक्टिविटी विद द क्यूजिस कैन हेल्प. अच्छा, ट्रेड और कम्युनिकेशन ने उसकी वजह से पब्लिक वर्क जो उन्होंने किया उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला. ठीक है. अच्छा, लेगेसी. ज़ैनुल आबदीन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, कंसिडर एज टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. मतलब जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में ज़ैनुल आबदीन को एक टर्निंग पॉइंट की तरह माना जाता है, कहा जाता है. हिज policies of religious tolerance, cultural promotion, administrative reforms had a long lasting impact on the region. तो उसकी जो रिलीजियस, मैं जैसे कि ऑलरेडी कहा कि कल्चरल प्रमोशन या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म या जो रिलीजियस टॉलरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट उसने डाला रीजन में. उसके बाद वो इज़ ऑफन रिमेंबर्ड एज जस्ट एज बेनेवोल्ट रूलर, जिसने काफ़ी ज़्यादा हु वर्क टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. उसके अलावा उनका जो रूल मार्क किया जाता है significant departure from the religious intolerance. तो it is characterized by the earlier periods of Kashmir's history. उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट किया जाता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन है, द एंशिएंट सिटी ऑफ परिशपुरा वाज सिग्निफिकेंट सेंटर फॉर विच रिलीजन. तो भाई कौन से ऐसे मज़हब के लिए सिटी ऑफ परिशपुरा एक सिग्निफिकेंट सेंटर था. तो आंसर है, ऑप्शन है हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, इस्लाम और सिखिज़म. तो परिशपुरा जो सिटी ऑफ परिशपुरा सिग्निफिकेंट सेंटर कौन से मज़हब के लिए था, मतलब कौन सा ऐसा मज़हब था जिसके लिए सिटी ऑफ परिशपुरा एक सिग्निफिकेंट सेंटर था. तो आंसर अगर आप जानते हैं तो बताइए, अदरवाइज यहाँ पे आंसर आपको डिटेल्ड आंसर दिया हुआ है. तो इसका आंसर है बुद्धिज़्म. असल में जो एंशिएंट सिटी परिशपुरा है ये कहाँ पे, श्रीनगर में है, और वो सेंटर था बुद्धिज़्म ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स. अब एंशिएंट सिटी जो परिशपुरा थी वह ये एक हिस्टोरिकल साइट थी कश्मीर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में. तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था लल्ला दिता के टाइम पे, 8th सेंचुरी सी, जो मैंने इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी. परिशपुरा को कहा जाता था कल्चरल मार्वल्स के लिए, टेम्पल्स, प्लेसेस और स्ट्रक्चर्स के लिए. इस सिटी ने सर्व किया एज कैपिटल ऑफ कश्मीर रीजन ड्यूरिंग लाला दिताज रीजन एंड वाज कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर. अच्छा, क्या परिशपुरा के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं. देखिए, परिशपुरा का जो इम्पोर्टेंस और फाउंडेशन था, जो किंग लला देता था, काराकोटा डायनेस्टी, इसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ नॉलेज दी थी. जो परिशपुरा में एस्टेब्लिश हुआ था 8th सेंचुरी में, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और लश सराउंडिंग की वजह से ये एक हब बना था ट्रेड के लिए, कल्चर के लिए और गवर्नेंस के लिए रीजन में. अच्छा, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चरल स्पेंडर. देखिए, परिशपुरा को माना जाता था एक इम्पॉर्टेंट इम्प्रेसिव, मतलब जो आर्किटेक्चर है उसको माना जाता था सिटी, जिसमें सिटी में बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे, जैसे कि नोटेबल मर्टन सन टेम्पल है डेडिकेटेड टू द सन गॉड. मर्टन सन टेम्पल को ये क्या कहते हैं, रिनाउंड एज ग्रैंड डिज़ाइन. ठीक है, इंडिकेटिव कार्विंग्स एंड मैजेस्टिक पिलर्स. तो मटन सन टेम्पल जो है वो यही इसका जो ओरिजिन है वो परिशपुरा के टाइम का ही है. मतलब जो हमारे लल्ला दिता किंग थे काराकोटा डायनेस्टी के, उनके टाइम के पीरियड का, मतलब उनके टाइम पीरियड का ये बना हुआ है. उसके अलावा डिक्लाइन ओवर द टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर, पॉलिटिकल एंड चेंज डायनेमिक्स, परिशपुरा सिग्निफिकेंट. तो परिशपुरा का सिग्निफिकेंस डिक्लाइन हुआ बहुत सारी चीज़ों की वजह से. उसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस क्या है. परिशपुरा रिमेन्स बोल्ड हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर, मतलब इसका जो
हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है। इसकी आर्टिस्टिक जो अचीवमेंट उस टाइम पे हुई थी, बाकी मर्टन सन टेम्पल है या मर्टन सन टेम्पल को पर्टिकुलरली में कहा जाता है सिंबल ऑफ रीजन्स रिच कल्चर हेरिटेज। आर्कियोलॉजिकल साइट, इसे यहाँ पे देखिए, आर्कियोलॉजिकल साइट परिशपोरा को एक आर्कियोलॉजी, ये एक टुडे द र्यून्स ऑफ परिशपोरा सर्व्स एज आर्कियोलॉजिकल साइट। तो आज भी बहुत सारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस यहाँ पे आते हैं और जो परिशपोरा की साइट है यहाँ पे मर्टन सन टेम्पल स्टिल अभी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर अट्रैक्शन है। प्रिजर्वेशन एफर्ट बनाए गए हैं टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द रिमेन्स ऑफ परिशपोराज हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स। इसकी साइट जो द साइट्स कल्चरल वैली वेल एंड आर्किटेक्चर ब्यूटी मेक इट इम्पॉर्टेंट एसेट इन अंडरस्टैंडिंग द कश्मीर वैली। तो इन शॉर्ट जो परिशपोरा था वो वाज एन एंशेंट सिटी, वो एक एंशेंट सिटी थी कश्मीर वैली की, जो आर्किटेक्चर स्पेंडर और जिसमें मर्टन सन टेम्पल भी आता था, ठीक है, जो इस्टेब्लिश किया गया था किंग लालादिता के टाइम पे 8th सेंचुरी में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्पायर exerted influence over Jammu and Kashmir during the 3rd century BCE? तो पहला ऑप्शन है रोमन एम्पायर, दूसरा है कुशन एम्पायर, तीसरा है पर्शियन एम्पायर, चौथा है ऑटोमन एम्पायर। अगर आप आंसर जानते हैं तो पॉज करके आप दे सकते हैं, अदरवाइज आंसर सुनने के लिए रेडी रहें। तो भाई कुशन एम्पायर इसका आंसर है। असल में बोलता है कि विच एम्पायर, कौन सा ऐसा एम्पायर था जिसने इन्फ्लुएंस अपना एग्जर्ट किया 3rd सेंचुरी में, किसका इन्फ्लुएंस था जम्मू एंड कश्मीर में। तो कुशन एम्पायर का एक एग्जिस्ट किया था फर्स्ट टू 3rd सेंचुरी CE में। यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क रोड फैसिलिटेटिंग कल्चरल एंड कमर्शियल एक्सचेंज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। तो असल में कुशन रूलर जो थे वेर ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, जो कुशन रूलर्स थे वो सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। तो फ्रॉम यूहीजी पीपल, वो उन्होंने एस्टेब्लिश एक पावरफुल एक एम्पायर बनाया था प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में। तो और वो फिर एक्सटेंड हुए थे सेंट्रल एशिया और चाइना में, इसकी मतलब हिस्ट्री में। अब कुशन एम्पायर को अक्सर क्या एसोसिएट किसके साथ किया जाता है, विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो वो उनके जो नोटेबल पैट्रॉन्स थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट आर्ट एंड कल्चर, मतलब जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दी थी, कंबाइंड हेलेनिस्टिक, पर्शियन एंड इंडियन आर्टिस्टिक एलिमेंट्स। बाकी टाइम के साथ साथ एम्पायर फेस्ड वेरियस चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और 3री सेंचुरी के बाद कुशन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ा और उसके बाद इसका डिक्लाइन हुआ। एम्पायर डिक्लाइन अलाउड द राइज ऑफ द रीजनल पावर्स, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि रीजनल पावर सेंट्रल एशिया में और इंडिया में बढ़ी। कुशन एम्पायर की लेगेसी को देखा जाता है आज भी एक कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए, ट्रेड नेटवर्क्स के लिए और बुद्धिज़्म के स्प्रेड के लिए। तो कुशन एम्पायर के रिलेटेड ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये है द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 ट्रांसफर्ड जम्मू एंड कश्मीर टू द कंट्रोल ऑफ विच एम्पायर। तो भाई अब ऑप्शंस आपके पास ये रहे, ब्रिटिश एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 को ट्रांसफ़र किया गया जम्मू एंड कश्मीर में टू द कंट्रोल ऑफ विच एम्पायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन्स पे आंसर है ब्रिटिश एम्पायर। असल में जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी दोस्तों, वो एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1846 में महाराजा गुलाब सिंह के साथ। असल में शॉर्ट में अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 और 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में। महाराणा रंजीत सिंह के जो सक्सेसर थे। असल में जो ट्रीटी ऑफ जो वॉर हुआ था, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह, मतलब बात की जा रही है जो ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये हुआ था किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में। अब टेरिटोरियल चेंजेस, असल में एज पर द ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी कि ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड गुलाब सिंह एज इंडिपेंडेंट। तो मतलब इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि भाई ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को रिप्रेजेंट किया एज रिकॉग्नाइज किया कि इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। इसी से जो है वो
इसके बदले में गुलाब सिंह को कुछ इंडेमनिटी, सब्सटेंशियल इंडेमनिटी पे करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है, सेशंस इन टेरिटरी। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो सीड किया बहुत सारी टेरिटरीज़ को, मतलब सीडेड सर्टन टेरिटरीज टू द ब्रिटिश, ठीक है। उसके अलावा कुछ रीजन्स है जैसे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है। उसके बाद लॉयल्टी एंड सपोर्ट, गुलाब सिंह ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी ब्रिटिश क्राउन को कहा कि भाई मैं आपके साथ वफादार रहूँगा, और उनको ये कहा कि भाई मैं आपको ट्रूप्स दूंगा और रिसोर्सेज दूंगा जब ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो एनुअल पेमेंट थी, गुलाब सिंह एनुअल ने ये भी वादा किया था कि भाई मैं आपको एनुअल पेमेंट करूंगा इसके बदले। बाकी ऑटोनॉमी क्या थी कि जो गुलाब सिंह ग्रांटेड क्या, गुलाब सिंह सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी विद हिज न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो भाई ट्रीटी ऑफ लाहौर को मार्क किया जाता है फॉर्मली, मतलब ये जो मैंने ऑलरेडी कहा आपको। इसके अलावा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन रीजन एंड एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट इन द इंडियन पोजेशंस, ठीक है। तो इसके अलावा तो भाई ये जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर ही एक बेसिक बुनियाद थी जो पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट बना फिर जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान, जम्मू इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट बना इंडिया मतलब आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद। तो ये जो है वो मतलब ये एक मेजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मेजर उसकी बेस रही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर लास्ट आज के सेशन का है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर दैट एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर जम्मू एंड कश्मीर इन 19th सेंचुरी। तो भाई 19वीं सदी में जम्मू एंड कश्मीर में कौन से ऐसे सिख एम्पायर थे जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस ओवर जम्मू एंड कश्मीर 19th सेंचुरी में यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया। मतलब ऑप्शन से गुरु नानक, महाराजा रंजीत सिंह, गुरु गोबिंद सिंह और बंदा सिंह बहादुर जी। तो आपकी स्क्रीन पे आंसर ये रहा, तो आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का जो रीन था 1780 से लेकर 1839 के बीच में रहा। एक प्रोमिनेंट लीडर थे सिख एम्पायर के 19th सेंचुरी के। उनके बीच में जो ओवरव्यू की बात की जाए वो उनका गुंजवाना में 1780 में उन्होंने जन्म दिया था। अब वो पाकिस्तान में है, वो एरिया जो गुर्जन वाला है वो पाकिस्तान में है वो एरिया। रंजीत सिंह इमर्ज एज लीडर ऑफ वेरियस सिक्स फैक्शन, मतलब कुछ फैक्शन होते थे सिक्स के, उसमें वो एक लीडर बने और उसके बाद सिख एम्पायर उनकी जो है वो पंजाब में आई। उसके बाद मिलिट्री स्किल्स, वो अपनी मिलिट्री स्किल्स के काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे, उनकी जो मिलिट्री एक्यूमेंट थी और मॉडर्नाइजेशन सिख आर्मी थे। तो उसके बाद बात की जाए तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, तो रंजीत सिंह का जो एम्पायर था वो एक्सपेंड हुआ कहाँ के लिए, टेरिटरीज पंजाब में, बाकी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ पाकिस्तान में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, NWFP। उसके अलावा कल्चरल पैट्रोनेज की बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर को भी उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था। रिवाइवल ऑफ सिख हेरिटेज, ठीक है, सपोर्टिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर। तो भाई जो गोल्डन टेम्पल आज के प्रेजेंट डे में अमृतसर का है, वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बाकी रंजीत सिंह मेंटेन्ड कम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश, फॉर्जिंग अलायंस एंड ट्रेडिंग वाइल मेंटेनिंग ए डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो भाई उन्होंने काइंड ऑफ उतना ज़्यादा दोस्ती नहीं रखी थी ब्रिटिशर्स के साथ। अलायंस और ट्रीटीज़ को मतलब डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस उन्हें काइंड ऑफ वो मेंटेन करके रखी थी। बाकी वो उनकी डेथ हुई थी 1839 में। और सिख एम्पायर उनकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से सिख एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रेशर्स, और उसकी डाउनफॉल भी उसी से स्टार्ट हुआ। फिर रंजीत सिंह की जो लेगेसी है उनकी मानी जाती है एज रिफॉर्मर ऑफ सिख फैक्शन। तो हिज मिलिट्री अचीवमेंट और हिज कंट्रीब्यूशन टू द सिख कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जो मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ये जो स्टार्टिंग के वीडियोस हैं काफ़ी ज़्यादा लेंदी ना हो, शॉर्ट हों, जो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए और जिससे आप भी ज़्यादा बोर ना हो। तो एक बार फिर से बता दूं, ये एक हमारा रिवीजन बैच है जो आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आपको सिखाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। बाकी आपको कितना अच्छा लगा, कितना ख़राब लगा, सारा बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बाकी अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक
जो भी है अपना पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो भी है जैसा भी है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें अपना फीडबैक। तो बाकी आपको क्या लगता है और क्या चीज़ें लानी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF जो आपको है वो मिल जाएगा यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल की। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।